अस्सलाम वालेकुम। द राइजिंग स्टार्स के एक नई एपिसोड के साथ आग अब्दुल सत्तार हाजिर खिदमत है। हमने सिलसिला ये रखा हुआ है साहिल अदीम और उसका जो भाई है ज़रियाब हाशमी, दोनों जिस तरह अवामुन्नास को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसके हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला। और अगेन अगर इसमें कोई आपका वैलिड पॉइंट है तो बिल्कुल आप कमेंट का सेक्शन आपके लिए हाजिर है। आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में जो लोग गालियाँ दे रहे हैं उनके भी मैंने कोई कमेंट्स वगैरह डिलीट नहीं किए हैं। सवालात हैं जो भी हैं, जो सवालात कर रहे हैं मैं अपने तौर पे उसको जवाब देने की भी कोशिश कर रहा हूँ। नेचुरली उनकी अपनी राय है, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। तो आते हैं, साहिल अदीम साहब ने गालिबन ग़ुलाम इसाक़ खान यूनिवर्सिटी में कोई 2-3 घंटे का खिताब किया और वो अभी वीडियो अपलोड हुई है या कुछ टाइम पहले हुई है, गालिबन 2024 में उन्होंने किया था। तो वो तो चारों ही तरफ से इनको माल बनाना होता है ना, कि यही यही वीडियो जो है वो फिर स्टूडेंट को भी भेज देना है, इधर-उधर भी कर देना, स्टूडेंट से क्लास लेना, फिर उसी को अपलोड कर देना मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म पर, स्टूडेंट से भी उस वीडियो की फ़ीस लेना और फिर ये दूसरी चैनल से अलग कमाना। तो ज़बरदस्त है, सब गंदा है, पर-धंधा है ये। लेकिन जो उन्होंने बात की, चले हम उनको असेस करते हैं। एक तो उन्होंने पोस्ट मॉडर्निज़्म को वो एक जगह बता दिया कि जी पोस्ट मॉडर्निज़्म एक जगह है। अब वो उसको कोई स्पिन दे देंगे। पोस्ट मॉडर्निज़्म बुनियादी तौर पे एक फ़िलॉसफ़ी है, जिसके प्रोमिनेंट जो थिंकर्स हैं वो मिशाल फूको है, कुछ लोग उसके ताने-बाने जो है वो नीचे से भी जोड़ते हैं, क्योंकि नीचे ने भी पर्सपेक्टिविज़्म की बात की। तो पोस्ट मॉडर्निज़्म बुनियादी तौर पर ये था कि जब कम्युनिज़्म, सोशलिज़्म की फ़िलॉसफ़ी थी और दूसरी तरफ कैपिटलिज़्म की फ़िलॉसफ़ी थी, और वो जो मुआशरे के दूसरे अनासिर होते थे, ख़वातीन हैं, सिया फ़ाम अफ़राद हैं, ट्रांसजेंडर हैं, गे या लेस्बियन लोग हैं, या छोटी-छोटी कौमियतें हैं, उनके मसाइल को वो डिस्कस नहीं करते थे। तो पोस्ट मॉडर्निज़्म का बेसिक आर्गुमेंट ये था कि रियलिटी कंस्ट्रक्ट होती है। मसलन जो आप देख रहे होते हैं, माशरे में जो चीज़ें होती हैं, इसको जो ताकतवर तबकात होते हैं, वो उसको क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर ताकतवर तबकात हिंदुस्तान में हो सकता हो आपको ये बताएँ कि मुसलमान दुश्मन हैं। ताकतवर तबकात पाकिस्तान में आपको ये बताएँ कि हिंदू दुश्मन है। तो आपका ये जो ख़याल होता है, ये बुनियादी तौर पर जो आपका नज़रिया होता है, जो फैलाया जाता है अवामुन्नास में, जो पॉपुलर आइडिया होता है, वो आइडिया रूलिंग क्लास का होता है। और उनका ख़्याल ये था कि रियलिटी जो है वो मल्टीपल नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि सरमायादाराना निज़ाम सारे मसाइल का हल है या सोशलिज़्म सारे मसाइल का हल है, क्योंकि भई सोशलिज़्म में भी ख़वातीन का मसला किस तरह हल होगा। या कैपिटलिज़्म भी अगर आ गया है तो वहाँ पर भी मर्द जो है वो औरत पे जबर कर रहा है, छोटी कम्युनिटीज़ पर ज़ुल्म हो रहा है, सिया फ़ाम अफ़राद पर ज़ुल्म हो रहा है, छोटे ममालिक पर ज़ुल्म हो रहा है। और उसमें कुछ लोगों ने जो है, जो रेनेसां था अक्ल की जो अप्रोच थी, उसको भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि रेनेसां ने, ये जदीद सरमायादारी ने या लिबरलिज़्म ने जो है वो लोगों को कत्ल किया, फला उनके कल्चर को तबाह किया, उनके ट्रेडिशन को तबाह किया। और सबसे पहले उनको ये समझाने की कोशिश की, क्योंकि कि आप कमतर हैं। जब उन्होंने पसमानदा ममालिक के लोगों को ये समझाया कि आप कमतर हैं, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि कोई बड़तर है। तो बड़तर जो है वो आप पर हुकूमत करेगा। फिर उन्होंने अपनी ज़बानें भी आप पर मुसल्लत की, कल्चर भी आप पे मुसल्लत किया। तो इस पर मज़ीद बहस की जा सकती है, लेकिन साहिल अदीम का कमाल है कि उन्होंने पोस्ट मॉडर्निज़्म को जो है वो एक जगह बना दिया कि भई ये जगह जगह है कोई। बहरहाल अब उसको वो कोई स्पिन दे सकते हैं, क्योंकि उनका मामला यही है कि वो तो स्पिन देते हैं। दूसरा, उन्होंने वहाँ ऑडियंस से पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा मसला कौन-सा है? तो वो 4 घंटे में यही कर रहे होते हैं, सवाल करते हैं, तो लाज़िम बात है इसमें, हालाँकि दुनिया भर में अगर आप देखें लेक्चर्स, उसमें ये होता है कि 1 घंटा, डेढ़ घंटा, 40 मिनट स्पीकर आता है। वो टू द पॉइंट मौज़ूआत पर बात करता है और मौज़ूआत पे बात करके चला जाता है। आप नील फर्गुसन के लेक्चर देख लें मुख्तलिफ़ जगह पे, तारिक अली मुख्तलिफ़ जगह लेक्चर्स देता है, अरुंधति रॉय के, नोम चॉम्स्की के, बहुत सारे लोगों के आपको लेक्चर मिलेंगे। वो सीधा-सीधा, अगर वो यूएस फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे तो वो उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करेंगे, कोल्ड वॉर बयान करेंगे, मनरो डॉक्ट्रिन बयान करेंगे। तो इस आदमी ने, साहिल अदीम ने पढ़ना पढ़ाना तो होता नहीं, तो वो चीज़ें हर जगह फ़लस्तीन की बच्चियों की तस्वीरें लेकर जो है वो जज़्बाती तौर पे उसको कैश कर रहा होता है। अब उसमें उसने ये कहा कि जी दुनिया का सबसे बड़ा सवाल ये है कि 70,000 60,000 फ़लस्तीनी मर गए और उसके बाद लोगों को नींद किस तरह आ रही है।
اب پہلا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا ہے، وہاں پر لوگوں کا قتل عام ہوا ہے، اور اس میں لازمی بات ہے جہاں دوسرے عوامل ڈسکس ہو رہے ہیں وہاں حماس کی بے وقوفی بھی ڈسکس ہو رہی ہے، کیونکہ غزہ کے آف شور میں گیس کے ایکسٹینسو ریزرو ہیں، اور اس پہ برٹش پیٹرولیم اور دوسرے لوگ کام بھی کرتے رہے 2006-7 میں۔ قانونی طور پر وہ جو ذخائر ہیں وہ فلسطینی اتھارٹی کی ملکیت ہونے چاہیے انٹرنیشنل قانون کے مطابق۔ لیکن یہ جو حماس نے بہت بڑا بلنڈر کیا حملہ کر کے، اور اس کے بعد یہ اسرائیل کو یہ چھوٹ مل گئی، اور اسرائیل نے جو ہے وہ ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، اب وہ جو ہے ممکنہ طور پر ان وسائل پر قبضہ کر لے گا، اور یہ اس کو اسرائیل کو وائپ آؤٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اب وہ اپنی جان بچاتے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ اینی وے، لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھیں، ہر طرف خالی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا ہر طرف صرف مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو بھی مارا جا رہا ہے، لیکن طاقتور ممالک سب کو مار رہے ہیں۔ ہمیں یہ ہر چیز کو مذہب کی اینک سے دیکھنا نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر فلسطین میں آ، 2 ڈھائی سال 3 سال جب سے بھی 7 اکتوبر ہوا ہے اس کے بعد سے اگر اب تک 70,000 کے قریب لوگ مرے، تو ساحل ندیم صاحب کو یہ شاید پتہ نہیں ہے کہ خالی ہیروشیما اور ناگاساکی میں 3 دن کے اندر تقریباً 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ مر گئے تھے 3 دن کے اندر، اور ان کے جسم کے اعضاء فضائے بسیط میں جو ہے وہ پرخچوں کی مانند اڑ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نینجنگ میں جو 30 کی دہائی میں جاپان نے چائنیز کا قتل عام کیا، ہزاروں کی تعداد میں، کچھ اعداد و شمار بتاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں خواتین کی جو ہے وہ عصمت دری کی، وہ کوئی مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں مرنے والے مسلمان نہیں تھے، وہ بھی انسان تھے۔ ویتنام کی جنگ میں 30 لاکھ سے 70 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے۔ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں، اور ایسی تصویریں آپ کو آج بھی انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی کہ امریکہ نے وہاں پہ اورنج گیس، نیپاپ بوم اور دوسرے جو مارے ہیں۔ تو ایسا بھی ہے کہ ایک فوٹوگرافر نے ایسی تصویر بنائی ہے کہ ایک بیچاری بچی ہے، وہ اس کی کمر پہ جو ہے وہ آگ لگی ہوئی اور وہ بھاگ رہی ہے، اور اس نے وہ تصویر بنائی ہے فوٹوگرافر نے۔ تو غزہ پہ ظلم و ستم ہوا ہے، آف کورس ہوا ہے، لیکن کیا دنیا کے دوسرے علاقوں میں ظلم و ستم نہیں ہوا؟ اور اس وقت لوگ نہیں سو رہے تھے؟ ویتنام کی جنگ کو جو ہے وہ جسٹیفائی کیا۔ اس کے بعد لاؤس اور کمبوڈیا میں تقریباً 10-10 لاکھ لوگ مزید مارے گئے وہاں پر، اور امریکہ نے جو اورنج گیس اور دوسری مسٹرڈ گیس اور جو اسپرے کیا، پوری کارپیٹ بومنگ کی ہے ویتنام میں جو ہزاروں کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے، کچھ اندازے 30 لاکھ سے جو ہے وہ 70 لاکھ کے قریب ہیں۔ اس کے علاوہ آپ آ جائیں کورین وار میں بھی تقریباً 10 لاکھ سے 30 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ سیکنڈ ورلڈ وار میں 7 کروڑ کے قریب لوگ مارے گئے ہیں۔ تو ایسا نہیں دنیا کے حاکموں کو اس وقت بھی نیند آ رہی تھی۔ اور فلسطین کے مسئلے پر دنیا بھر میں سب سے زیادہ غیر مسلم نکلے ہیں۔ عراق کی جنگ پر جو بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں وہ لندن، پیرس، نیو یارک، برلن، روم، ان علاقوں میں ہوئے، بڑی تعداد میں وہاں کی جو سوشلسٹ پارٹیز تھیں، انسانی حقوق کے علمبردار تھے، مسلمان تھے، یہودی تھے، کرسچنز تھے، اور آج بھی فلسطین کے مسئلے پر جو ہے وہ نیو یارک سے لے کر برلن تک، ایسا نہیں ہے، یہودی بھی بڑی تعداد میں نکلے ہیں، انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے۔ اگر ساحل ادیم صاحب نے ایوی شلام اور دوسرے یہودیوں کی تقریریں سنی ہوں، بہت سارے جو یہودی ہیں انٹلیکچوئلز، ان کی تقریریں سنیں، انہوں نے اس کو خود جینوسائیڈ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ لیکن پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ ہر معاملے میں مذہب لگائیں، کیونکہ یہ بہترین کاروبار ہے۔ ساحل ادیم اور لازمی بات ہے اس کے بھائی کا تو کاروبار ہی ہے، یہ دھندا یہی ہے۔ اس کی بھی میں نے ذریعہ باشمی کی ابھی خواب پر ایک وہ دیکھی ہے ویڈیو، اس پر میں علیحدہ سے ڈسکس کروں گا۔ تو ہمارے ہاں بس نہیں چلتا کہ ہر چیز کو مذہب کی اینک سے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے 2 کروڑ سے زیادہ جو ہے فرسٹ ورلڈ وار میں لوگ مرے، جب بھی حکمرانوں کو نیند آتی تھی، دنیا کے بہت سارے لوگوں کو نیند آتی تھی۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو مذہبی جنگیں ہوئی ہیں 17 سینچری میں، اس میں بھی تقریباً 30 لاکھ سے 80 لاکھ لوگ مرے، جس میں انہوں نے مذہب کی بنیادوں پر ایک دوسرے کے گلے کاٹے، اس وقت بھی لوگوں کو نیند آئی۔ تو آف کورس فلسطین میں
ज़ुल्म सितम हुआ, कोई उससे डिनाई नहीं करेगा। भाई यमन में भी 5 लाख से ज़्यादा लोग मरे हैं, सूडान में भी लाखों की तादाद में लोग मरे हैं, शाम में तो हमने आपस में एक-दूसरे के गले काटे, और शाम में तो साहिल अदीम साहब की जो यार-ए-ग़ार हैं एक तरीके से, अहमद शरा जोलानी जो दहशतगर्द है अल-कायदा का, क्योंकि वो अल-कायदा का दहशतगर्द है और तहरीर अल-शाम का दहशतगर्द है, अबू मुसाफ ज़रक़ावी का राइट हैंड मैन था। और अल-कायदा जिस बंदे की आइडियोलॉजी से मुतासिर हुई है, सलमान औदा, वो साहिल अदीम साहब का भी हीरो है। फिर ये कहते हैं मुझे अल-कायदा का, आप लोग कहते हैं कि मैं अल-कायदा का हूं, तो भाई आपका सलमान औदा जो है वो उसने ओसामा को भाई कहकर पुकारा, उसके उसके आप रिकॉर्डेड देख लो, उसके ऑडियो ऑडियो आज भी मौजूद होंगी, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हर कत्ले आम को, हर जुल्म सितम को, हर बुराई को, हर मसले को जो है वो हमें मजहबी रंग देना होता है। साहिल अदीम साहब का बस ना चले, वरना वो इस्लामी हल्दी भी निकाल दें, इस्लामी धनिया भी निकाल दें, इस्लामी हरी मिर्च भी निकाल दें, इस्लामी लाल मिर्च भी निकाल दें, इस्लामी काली मिर्च भी निकाल दें, इस्लामी गोश्त भी निकाल दें, इस्लामी चिकन भी निकाल दें। इन लोगों का मसला ये है कि हर चीज़ में इनको जो है वो मज़हब की ऐनक लगानी है। क्यों? सब गंदा है पर धंधा है ये। धंधा करना है ना, क्योंकि धंधा उसी पे ही बिकता है। मज़हब जो है वो सबसे बेहतरीन कमोडिटी है। और ये मैं कोई दावा नहीं कर रहा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप हिंदुस्तान में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, अमेरिका में जो सिया फार्म अफराद का बेल्ट है, क्रिश्चियन बेल्ट है, उस बेल्ट में पूरे में देख लें किस तरह ये लोग जो है वो माल बना रहे हैं। तो ये जो साहिल अदीम साहब ने गुलाम इसा खान यूनिवर्सिटी में बात की, तो ये तो अभी मैंने उनके आधे घंटे की कोई तकरीर सुनी है, तो मैंने कहा ये मैं पॉइंट आपके गोशगुजार कर दूं, और गुलाम इसा खान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को, असातिज़ा को मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि जब भी आप बताएं, हर शख्स को आप तनकीदी नज़र से देखें, अपनी अक्ल इस्तेमाल करें। किसी के भी शहर में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में जहाँ भी लोग शहर में आए हैं वो पछताए हैं। चाहे वो गुरु रजनेश का शहर हो, चाहे वो हिंदुस्तान में बहुत सारे ये जो बाबे हैं उनका शहर हो, पाकिस्तान में शहर हो। और साहिल अदीम के हवाले से तो आपको खुसूसन पता ये होना चाहिए, ये अपने आप को बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। इनके पास कोई डिग्री नहीं है। इनके जो प्रमोशनल मटीरियल में और जो इंस्टा पे मुख्तलिफ इनके चाहने वालों ने मेंशन किया कि उन्होंने जॉन हॉपकिंस से भी पढ़ा है, द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से भी पढ़ा है, मेट्रोपॉलिटन से भी पढ़ा है। आप गूगल सर्च कर लें, वो कहते हैं कि इनके ये दावे मशकूक हैं। सब इन्होंने मुख्तलिफ जगह पे कहे हैं, और इनके जो इतने रिडिकुलस दावे हैं कि वो हैरत होती है कि मायन सिविलाइजेशन 24 घंटे में जो है वो ख़त्म हो गई। हालांकि कनकिस्टाडोर सारे फ्रांसिस पिज़ारो और कॉर्टेज और मुख्तलिफ लोग वहाँ पर गए, उनके डिसेंडेंट्स आज भी मौजूद हैं। साहिल अदीम साहब का ये दावा कि 85% दुनिया के इनहेबिटेंट हज़रत उमर की हुकूमत में रह रहे थे। आप ये सारे चेक करें। मैं ये बार बार इस वजह से बता रहा हूँ कि जहां पर भी आप जाएं, बंदे की क्रेडिबिलिटी देखें, और इसकी क्रेडिबिलिटी आप चेक करें। ये सारी वीडियो इसकी पब्लिकली मौजूद हैं। इसी तरह इन्होंने कहा कि हज़रत उमर ने जो है वो इजिप्ट का दौरा किया है। आप खुद देख लें कि उन्होंने इजिप्ट का दौरा करके गवर्नर को जो है लानतान किया। हालांकि हज़रत उमर जो है वो अरेबियन पेनिनसुला से कभी निकले नहीं, सिवाय एक दफ़ा के जब वो ग्रेटर सीरिया गए, वो भी फ़लस्तीन गए। जो क्रिश्चियन लीडर था सेफोर्नियस, उसको चाबियां देनी थी। इसी तरह इन्होंने अपने बयानात में ये भी कहा कि आइंस्टाइन के पास पीएचडी डिग्री नहीं है। अब आप गुलाम इसा खां यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप ये खुद चेक कर लें। वो इतना था कि इनके झूठ को जब बैकलैश आता है तो फिर यूट्यूब हटाता है। इनका इनका यही प्रॉब्लम है। 95% इन्होंने खवातीन को जाहिल करार दिया। इनके ख्यालात ये हैं, सलमान औदा और दूसरे दकियानूसी मौलवियों की तरह, कि 4 साल की बच्ची का जो है वो निकाह हो जाता है, या बच्ची जो है वो फर्स्ट मेंसेस से पहले भी उसको उसका निकाह किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल हैं। ये इन्होंने समा में बोली, और ये 4 साल वाली बात शहजाद गयास के साथ पॉडकास्ट में बोली, जिसमें शहजाद गयास ने बड़ी हैरत से इनको पूछा पूछा भी। फिर इन्होंने जो काउंसिल ऑफ नाइसिया जो क्रिश्चियंस की थी, उसका बताया कि वो जी 285 में हुई थी, और उसके 400 साल बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इसका मतलब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो है वो 685 में हुई। तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये सारा इनका पब्लिकली अवेलेबल है। फिर इन्होंने कहा कि काउंसिल ऑफ नाइसिया में जो है वो सेक्युलरिज्म डिस्कस हुआ, और एम्परर ने कहा, इनको एम्परर का नाम भी नहीं पता,
تو انہوں نے ایمپرر نے کہا کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کا دو، جو ایمپرر کا ہے وہ ایمپرر کو دو۔ آپ یہ خود اپنے طور پہ چیک کر لیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کا قول ہے، اور فیریسیز جو یہودیوں کا ایک مخصوص گروپ تھا وہ حضرت عیسیٰ کو پھنسانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے حضرت عیسیٰ سے اس طرح کا سوال کیا تھا جس پہ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا۔ پھر جو 285 میں یہ کہہ رہے ہیں کونسل آف نائسیا ان ریالٹی 325 میں ہوئی تھی، اور اس میں سیکولرزم نہیں بلکہ ایرین کرسچینٹی اور رومن کیتھولک کرسچینٹی کے جو ہے وہ ڈفرینسز ڈسکس کیے گئے تھے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو آپ خود بھی کوئی بھی عیسائیت پر، یا جتنی میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، آپ کوئی ریسرچ جرنل اٹھائیں، کوئی کتاب اٹھائیں، آپ کو 2 منٹ میں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ یہ عافیہ صدیقی کے حوالے سے کہا کہ افغان طالبان نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ افغان طالبان نے 2 دفعہ دوحہ ایگریمنٹ میں یہ کہا کہ ہمیں عافیہ صدیقی حوالے کرو، آپ دوحہ ایگریمنٹ کے 4 پارٹ پڑھ لیں اور مجھے بتا دیں۔ یہ بات میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں، ساحل ادیم کے سارے جھوٹ اس لیے مینشن کر رہا ہوں۔ پھر اس نے جو لمبک سسٹم کے حوالے سے باتیں کیں اور دوسری باتیں کی، وہ ایک طویل سٹوری ہے، میں نے اس کے جھوٹ پر مبنی بہت ساری ویڈیو کی ہیں، اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو۔ ابھی یہاں تک فی الحال اتنا ہی غلام اسحاق خان یونیورسٹی کے حوالے سے، آگے میں مزید ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اور آپ سے اس مسئلے پہ بات چیت ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی تبصرہ ہے، کوئی سوال ہے، کوئی اوپینین ہے تو کامنٹ سیکشن حاضر ہے، اور اس میں I would love to hear from you. Thank you very much.